मतलोच मापने की प्रतिशत या अनुपातिक विधि को समझेंगे। इस रीति का प्रतिपादन प्रोफेसर फ्लक्स ने किया था। जो मांग की प्रतिशत या अनुपातिक विधि है, मांग की कीमत लोच मापने की प्रतिशत और या अनुपातिक विधि, इसको प्रोफेसर फ्लक्स ने दिया था, इसलिए इसे फ्लक्स रीति भी कहते हैं। जो मांग की कीमत लोच की प्रतिशत विधि है, इसमें मांग की कीमत लोच उसके गुणांक के द्वारा मापी जाती है। गुणांक को हम ईपी से दिखाते हैं, कहीं पर इसे ईडी से भी दिखाया जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ईडी से दिखा रहे हैं। तो जो ये गुणांक ईपी है, ये वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को मापता है। वस्तु की कीमत में जो कुछ परिवर्तन हुआ, वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हुआ, उसके बाद जो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हुआ, उन दोनों के अनुपात को गुणांक ईपी से मापा जाता है। अब इसको हम सूत्र के रूप में दिखाते हैं। ईपी बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसे सूत्र के रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ईपी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई 100, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू गुणा 100, डेल्टा पी गुणा 100। ये जो त्रिभुज है, इसे गणित की भाषा में डेल्टा कहते हैं, जो परिवर्तन को दिखाता है। किसी के आगे भी अगर डेल्टा लगा है तो वो परिवर्तन को दिखाता है। ईपी बराबर मांग में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक मांग। इस सूत्र को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, मांग में परिवर्तन ईपी बराबर मांग में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक मांग, कीमत में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक कीमत। जो डेल्टा क्यू है, ये मांग में परिवर्तन है, और क्यू है, ये प्रारंभिक मांग है। डेल्टा पी कीमत में परिवर्तन है, और जो पी है वो प्रारंभिक कीमत है। 100 से 100 हमने कैंसिल कर दिया, तो केवल यही सूत्र हमें मिला। इसको हमने इस रूप में लिखा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। अब यहां पर हमने अभी तक ये समझा कि डेल्टा क्यू मांग में परिवर्तन को दिखा रहा है, डेल्टा पी कीमत में परिवर्तन को दिखा रहा है, और जो क्यू है वो हमारी प्रारंभिक मांग है, पी है प्रारंभिक कीमत। अब ये है क्या, आता कैसे है, मांग में परिवर्तन कैसे आता है, प्रारंभिक मांग क्या होती है, ये प्रश्न हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि डेल्टा क्यू क्या है, कहां से निकालेंगे। तो डेल्टा क्यू मांग में परिवर्तन बराबर होता है नई मांग ऋण प्रारंभिक मांग। क्यू हमारी होती है प्रारंभिक मांग, और जो डेल्टा पी है, इसे नई कीमत में से प्रारंभिक कीमत को घटाकर निकालते हैं। नई कीमत माइनस प्रारंभिक कीमत, हमें डेल्टा पी मिल गया। पी हमारी प्रारंभिक कीमत है, प्रारंभिक कीमत जो शुरू में रहती है जो कीमत। अब ये सब क्या है, इसको थोड़ा और विस्तार से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है, पहले वस्तु की कीमत 8 रुपए थी। कोई वस्तु थी, उसकी कीमत 8 रुपए थी। 8 रुपए कीमत पर उस वस्तु की मांग थी, 20 इकाइयों की मांग की जा रही थी। अब कीमत में परिवर्तन हो जाता है, कीमत में परिवर्तन हो गया, कीमत कम हो गई, कीमत कम होकर के 5 रुपए हो जाती है। इस पर उसकी मांग 30 है, पहले 8 रुपए थी, अब 5 रुपए हो गई कीमत। वैसे ही उसकी मांग पहले 20 रुपए थी, अब उसकी मांग पहले 20 इकाइयों की जा रही थी, अब उसकी मांग 30 इकाइयों की जा रही है। तो अब हम मांग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, मांग में परिवर्तन बराबर नई मांग ऋण, नई मांग में से पुरानी मांग को हम घटा देंगे। अब नई मांग क्या है, नई मांग ये 30 हमारी नई मांग है जो बाद में बनी, 20 हमारी पुरानी मांग है। तो 30 माइनस 20 इक्वल टू 10,
30 में से 20 को घटा दिया तो हमें मिल गया मांग में परिवर्तन। ऐसे ही हम कीमत में परिवर्तन निकालेंगे। नई कीमत 5 है, बाद में 5 हो गई थी कीमत। पुरानी कीमत 8 है जो शुरू में थी, तो 5 माइनस 8 बराबर -3। माइनस इसलिए आया क्योंकि 5 छोटा है 8 से। साइन को इग्नोर भी किया जा सकता है मांग की लूज में। अब हम आते हैं पी हमारी है प्रारंभिक कीमत। प्रारंभिक कीमत कहने का मतलब शुरू में जो कीमत थी, शुरू में हमारी कीमत थी 8 रुपए, तो पी हमारा आ गया 8। वैसे ही शुरू में जो हमारी मांग थी वो थी 20। जब 8 रुपए कीमत थी तो हमारे पास हम कितने इकाइयों की मांग करते थे? 8 रुपए कीमत पर हम उस वस्तु की 20 इकाइयों की मांग करते थे, अतः प्रारंभिक मांग थी हमारी 20। अब इसे सूत्र को हम थोड़ा विस्तार कर देते हैं सूत्र का। ईपी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी, ये तो हम समझ गए। ये क्या है? मांग में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक मांग, कीमत में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक कीमत। अब इसको हमने ऐसे भिन्न के रूप में लिख दिया। अब गणित कहता है कि एक भिन्न को अगर दूसरे भिन्न से भाग दे देते हैं तो जो पहले भिन्न है उसका अंश और दूसरे भिन्न के हर की गुणा हो जाती है, और जो दूसरे भिन्न का अंश है और पहले भिन्न का हर है उनकी आपस में गुणा हो जाती है। अब देखो, जो Q था, डेल्टा Q है, ये पहले भिन्न का अंश है, इसकी गुणा हमने कर दी दूसरे भिन्न के हर से, डेल्टा Q गुणा P। अब ये दोनों जो नई भिन्न बनी उसके अंश में आ गए, और जो पहली भिन्न थी उसका हर Q, और जो दूसरी भिन्न है उसका अंश डेल्टा P। इनकी आपस में गुणा कर दी, Q इंटू डेल्टा P, Q की गुणा डेल्टा P से कर दी। तो हमारा सूत्र हो गया P अपॉन Q गुणा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। अब इस सूत्र को हमने थोड़ा सिस्टमैटिक कर दिया है, थोड़ा आगे लिख दिया, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P गुणा P अपॉन Q। इसे इसी रूप में भी लिखा जा सकता है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आगे से माइनस लगाया है, माइनस का अर्थ है, माइनस क्या बताता है? कीमत और मांग के विपरीत संबंध को बताता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें मांग की लोच में हम चिन्ह इग्नोर भी कर सकते हैं। तो हमारा सूत्र आ गया ईपी बराबर माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी गुणा पी अपॉन क्यू। अब इसको थोड़ा विस्तार से लिख लेते हैं। मांग की लोच बराबर मांग में परिवर्तन बट्टे कीमत में परिवर्तन गुणा प्रारंभिक कीमत बट्टे प्रारंभिक मांग। वही सूत्र था जो फॉर्मूले के रूप में लिखा है, उसे हमने यहां शब्दों में लिख दिया। अब जो मांग की लोच होती है या मांग की लोच का जो गुणांक आता है ईपी, वो अगर 1 से अधिक हो तो मांग लोचदार होती है। ऐसी वस्तु जिसकी मांग की लोच का गुणांक ईपी 1 से अधिक आता है उस वस्तु की मांग लोचदार होती है, या इसे हम कह सकते हैं अधिक लोचदार है। यदि गुणांक ईपी, यदि किसी वस्तु का गुणांक ईपी 1 से कम आता है तो हम कहेंगे मांग कम लोचदार है या बेलोचदार है। और यदि ईपी बराबर 1 आता है तो जो मांग की लोच होती है वो इकाई के बराबर होती है।